हेलो एवरीवन, मैं हर्षित स्वागत करता हूं आप सबका वर्चुअल शिक्षा के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम लोग लगातार वीडियोस देख रहे थे, जिसमें कुछ क्लास 12th के वीडियोस हम लोगों ने देखे। क्लास 11th का प्लेलिस्ट जिसमें हम लोगों ने डिमांड तक पढ़ा था, उसके आगे क्लास 11th का वीडियो आज हम लेकर के आए हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर। ठीक है, हम समझते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। तो इसको शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले इसके डेफिनेशन की बात करते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, टफ है, इधर उधर के सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे ग्राफ्स हैं। इसको आसान भाषा में पहले करते हैं। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? इलास्टिसिटी का मतलब एक स्प्रिंग ले लिया और स्प्रिंग को फैलाने की कोशिश की, उसका एक डिग्री होगा कि कितना फैल सकता है। इन्हीं की डिग्री की बात कर रहे हैं हम। किस चीज़ के डिग्री की बात कर रहे हैं कि कोई भी चीज़ कितना इलास्टिक है। अब क्योंकि हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो स्प्रिंग की बात तो करेंगे नहीं, हम बात करते हैं डिमांड की। मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी डिमांड कितना इलास्टिक है, डिमांड को हम कितना बढ़ा सकते हैं या कितना घटा सकते हैं, इसकी बात हो रही है। अब इसको हम डिमांड को बढ़ाना या डिमांड को घटाना किस चीज़ पे डिपेंड करता है? तो हम लोगों ने अभी डिमांड में ही पढ़ा था कि डिमांड का बढ़ना या डिमांड का घटना उसके फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जो डिमांड के फंक्शंस होते हैं, जो डिमांड के डिटर्मिनेंट्स होते हैं, जैसे कि प्राइस, जैसे कि इनकम, जैसे कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिफाइन कर रहे होते हैं तो एक बेसिक सी बात हमको इस आम नाम से ही समझ में आ रहा है कि डिमांड को बढ़ाने या घटाने की बात हो रही है। अब इस डिमांड को बढ़ाना या घटाना किन चीज़ों पे निर्भर करता है? तो डिमांड को चेंज करने वाले फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो अगर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिफाइन करेंगे तो हम ये बात लिख सकते हैं कि इट इज अ डिग्री ऑफ responsiveness of change in quantity demanded due to change in demand determinants, यानी डिमांड के डिटर्मिनेंट्स के चेंज होने की वजह से जितना डिग्री ऑफ चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में आता है उसी को हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। एकदम आसान भाषा में ये बात समझ में आ गई कि इट इज अ डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन डिमांड डिटर्मिनेंट्स। अब ये जो डिमांड डिटर्मिनेंट्स हैं, इन्हीं को हम वो फैक्टर्स बोलते हैं जो डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं। तो जब डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स की हम बात करते हैं तो क्या उसमें प्राइस का नाम आता है कि प्राइस एक फैक्टर है जो डिमांड को अफेक्ट करता है? इनकम एक फैक्टर है जो डिमांड को अफेक्ट करता है? या हम कहते हैं कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एक फैक्टर है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एक फैक्टर है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। बट अभी हम यहां पर 3 की बात कर रहे हैं क्योंकि हमको 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ना है। अब यहीं से जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिफाइन करते हैं तो इसके डेफिनेशन से ही इसके 3 टाइप्स आ जाते हैं। यानी कितने टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो सकते हैं, इस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कितने टाइप्स हो सकते हैं? तो हम मेनली अभी यहां पर 3 टाइप्स की बात यहां पर कर रहे हैं। अब ये 3 टाइप्स कौन से होंगे? तो जो प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज होता होगा उसको हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते होंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते होंगे। इनकम के चेंज होने की वजह से जो डिमांड में चेंज होता है उसको हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की वजह से जो चेंज होता है इसी को हम इकोनॉमिक्स में क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। अभी एक एक करके समझते हैं इसको। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन में
क्वांटिटी डिमांड में चेंज ड्यू टू डिमांड डिटर्मिनेंट्स, ड्यू टू डिमांड फंक्शन, ड्यू टू द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, और फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में प्राइस, इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब अगर हम डेफिनेशन इसकी ये लिखना चाहें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, कि इट इज अ डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस। अब क्योंकि प्राइस की वजह से जो चेंज हो रहा है डिमांड में, उसको हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे। जब हम लिखेंगे इट इज अ डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन इट्स इनकम, इनकम के चेंज होने की वजह से जब लिखेंगे तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लिखेंगे। क्लियर हो रही है बात? जब हम क्रॉस इलास्टिसिटी की बात करेंगे तो क्योंकि यहां पर हम प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की बात कर रहे हैं, तो आपको यह बात याद आ रही होगी कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में हम दो केस पढ़ते हैं। एक सब्स्टिट्यूट गुड का केस पढ़ते हैं और दूसरा हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का केस पढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का केस पढ़ते हैं। तो अब क्योंकि हमको इन गुड्स की जब हम बात करते हैं तो जैसे हम कहते हैं कि सब्स्टिट्यूट का मतलब हो गया सर टी और कॉफी, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब हो गया सर जैसे पेट्रोल और पेट्रोल वाली कार। ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, एक दूसरे को पूरा कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं कि घर में सर चाय नहीं था तो कॉफी बना के पी लिए। अब जब हम इनकी बात करते हैं तो क्या इनको हम दो गुड्स कह सकते हैं? दो गुड्स दिख रहे हैं। अगर मान लेते हैं कि टी एक्स गुड है, नाम दे दिए एक्स, और कॉफी को वाई गुड दे दिए, तो अब जब हम डेफिनेशन बनाते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी की तो हम क्या बोलते हैं? हम कहते हैं कि इट इज अ डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स ड्यू टू चेंज इन डिमांड ऑफ गुड वाई। करेक्ट बोला, गलत बोल दिया? गलत बोल दिया। क्या गलत बोला? कि क्या बोला कि इट इज अ डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स। गुड एक्स के क्वांटिटी डिमांडेड पे कितना डिग्री चेंज हो रहा है? अब हमको किस कंटेक्स्ट में देखना है? ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वाई, यानी कॉफी के महंगे या सस्ते होने पर टी के डिमांड पर जो असर पड़ता है उसको हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। बात क्लियर हुई? इसको लिखते भी हैं एक बार, इसको एक बार लिख के भी देख लेते हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी को जब हम डिफाइन करते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि इट इज अ डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वाई, यानी गुड वाई के कीमत चेंज होने की वजह से जो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस चेंज आता है डिमांड में गुड एक्स के, उसी को हम क्रॉस इलास्टिसिटी कहते हैं। यानी कॉफी के या चाय के महंगे या सस्ते होने की वजह से जो उसका सब्स्टिट्यूट है उसके डिमांड पर जो असर पड़ता है उसी को हम क्रॉस इलास्टिसिटी कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री के केस में अगर कहें तो जो पेट्रोल के महंगे या सस्ते होने पर पेट्रोल वाले कार के डिमांड पर जो असर पड़ता है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे। सिंपल सी बात, गुड वाई के प्राइस के ऊपर नीचे होने से गुड एक्स के डिमांड पर जो असर पड़ता है उसी को हम क्रॉस इलास्टिसिटी कहते हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए इसको फिर पढ़ेंगे आगे। अब इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इसके तीन टाइप्स क्या हैं, और इन तीनों के डेफिनेशंस पढ़ ली। अब आज की क्लास में हम ये पढ़ने वाले हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? अगर हेडिंग दे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो डेफिनेशन तो हमने देख लिया है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन क्या हो गई? इट इज अ डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस।
लेकिन इसके आगे यहां पर हमको यह समझना होता है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकालने के कुछ मेथड्स भी हैं, जैसे परसेंटेज मेथड होता है, प्रोपोर्शनेट मेथड होता है, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। हम मेथड्स की एक अलग से क्लास लेकर के आएंगे। उसके पहले बस हम एक बेसिक सा एक फॉर्मूला समझना चाह रहे हैं, क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही हमारे क्लास 11th या 12th में जो लोग ISC पढ़ रहे हैं, यही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इसमें प्राइस इलास्टिसिटी के कुछ टाइप्स होते हैं, 5 टाइप्स के नाम आते हैं। अब वो 5 टाइप्स में डेफिनेशन है, उसका शेड्यूल है, उसका ग्राफ है और उसकी सारी चीजें समझते हैं। लेकिन उसको और आसान बनाने के लिए एक फॉर्मूला हम पहले सीख लें। जो बात हम डेफिनेशन में बोल रहे हैं उसी बात को हम फॉर्मूले पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। मान लेते हैं कि हम प्राइस इलास्टिसिटी को EP से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अगर हम ऐसा लिख दें कि परसेंटेज और प्रपोर्शनेट चेंज, परसेंटेज और प्रपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज और प्रपोर्शनेट चेंज इन इट्स प्राइस। अगर जो हमने डेफिनेशन बोली शब्दों में, उसको अगर फॉर्मूले में रिप्रेजेंट कर दें तो कुछ ऐसा बनेगा। अब जब हम टाइप्स पढ़ेंगे प्राइस इलास्टिसिटी के, तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। जैसे जब हम टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी की बात करते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टाइप्स की बात करते हैं, तो इसमें हम 5 टाइप्स का नाम सुनते हैं, 5 टाइप्स का नाम सुनते हैं। जैसे पहले हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक, फिर हम कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक, फिर हम कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक, फिर हम कहते हैं लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, और फिर लास्ट में हम 5th कहते हैं मोर देन यूनिटरी इलास्टिक। अब अगर फॉर्मूला लिखने के पीछे कुछ कारण होगा, तो पहले फॉर्मूला बता देने के पीछे जरूर कोई कारण होगा, इसीलिए मैंने बताया। अब ये 5 टाइप्स जो यहां लिखे हुए हैं, इसको आसानी से समझने के लिए फॉर्मूला बड़ा यूज होता है। जैसे अगर हम ये कहें कि कोई चीज परफेक्टली इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक का मतलब हो गया कि इलास्टिक तो है और परफेक्टली है। मैथ्स की भाषा में परफेक्टली का मतलब क्या हो गया कि बहुत ज्यादा इलास्टिक है, और बहुत ज्यादा को मैथ्स में क्या हम इनफाइनाइट कहते हैं, इनफाइनाइट कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि परफेक्टली इलास्टिक जो होगी उसको हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। क्लियर बात। दूसरा लिखा हुआ है परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब होगा कि बिल्कुल भी इलास्टिक नहीं है, जैसे कि ये पेन है। अब इसमें हम कहें कि नहीं ये इलास्टिक है, इसको हम कुछ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, ये चीज इलास्टिक है ही नहीं, इसमें बिल्कुल इलास्टिसिटी नहीं है। परफेक्टली इन इलास्टिक है मतलब इसकी इलास्टिसिटी की वैल्यू 0 है। बात समझ में आ गई। अब यूनिटरी इलास्टिक का मतलब, तो यूनिटरी का मतलब होता है 1, तो यानी इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। फिर लिखा है लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। अब लेस देन यूनिटरी इलास्टिक का मतलब कि यूनिटरी इलास्टिक से कम है, मतलब लेस देन 1 है। क्लियर हो गई बात। फिर लिखा है मोर देन यूनिटरी इलास्टिक, मतलब यूनिटरी इलास्टिक से ज्यादा है, मतलब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गई। इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां से अगर एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है कि बताइए कोई परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व है, उसकी इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या होगी, तो हम यहां से आसानी से बता सकते हैं, उसके नाम में ही उसका आंसर है। क्लियर हो गई बात यहां से। अब हम जो फॉर्मूला लिखे हैं इसका यूज करने की कोशिश करेंगे कि क्यों आखिर टाइप समझने के लिए, टाइप्स को आसान बनाने के लिए इस फॉर्मूले का यूज होता है, या करना आसान, करने से ये सारी चीजें आसान हो जाती हैं। अगर हम कहें कि परफेक्टली इलास्टिक जो डिमांड कर्व है उसकी वैल्यू
इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट होने का मतलब क्या हो गया कि इसी प्राइस इलास्टिसिटी की वैल्यू इनफाइनाइट है, इसी की वैल्यू इनफाइनाइट है। अब अगर मैं कहूं कि अगर कोई नंबर इस फॉर्म में लिखा हुआ है x अपॉन वाई इज इक्वल टू इनफाइनाइट, तो ये वैल्यू इनफाइनाइट कब हो सकती है? ये वैल्यू इनफाइनाइट तभी हो सकती है जब हमने दो चीजें पढ़ी हैं। क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि कोई नंबर x अपॉन जीरो अगर हो जाए, यानी डिनोमिनेटर अगर जीरो हो जाए, तो उसकी वैल्यू अनडिफाइंड इनफाइनाइट के रूप में हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गई बात? अगर हम परफेक्टली इनइलास्टिक की बात करें, मतलब x अपॉन वाई प्राइस इलास्टिसिटी परफेक्टली इनइलास्टिक है, मतलब जीरो है, यानी इसकी वैल्यू जीरो है। अब ये वैल्यू जीरो तभी होगी जब x की वैल्यू जीरो हो जाए, यानी जब न्यूमरेटर जीरो हो जाए। जब भी न्यूमरेटर की वैल्यू जीरो हो जाए तो नंबर पूरा जीरो हो जाता है। जब डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो हो जाए तो पूरी वैल्यू अनडिफाइंड इनफाइनाइट की तरफ चली जाती है। ये बात बेसिक मैथ्स हम लोगों ने पढ़ा है। अब अगर मैं कहूं कि परफेक्टली इलास्टिक को अगर हमको रिप्रेजेंट करना हो इस फॉर्मूले के हिसाब से, तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं सर यहां पर इनफाइनाइट है परफेक्टली इलास्टिक, इसका मतलब कि जो डिनोमिनेटर है वो जीरो है। अब डिनोमिनेटर में क्या है? तो सर ऊपर न्यूमरेटर में तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है और नीचे डिनोमिनेटर में चेंज इन प्राइस है। यानी अगर प्राइस में सर चेंज जीरो कर दें, इसमें कोई चेंज ना हो रहा हो, सेम प्राइस हो, जैसे कुरकुरे का प्राइस 5 रुपए है और उसकी डिमांड जो है मान लिया 100 यूनिट्स है, अभी भी कुरकुरे का प्राइस 5 ही रुपए है और उसकी डिमांड चेंज हो गई, या तो 120 यूनिट्स हो गई या 80 यूनिट्स हो गई। बात समझ में आ गई? प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, इसी को प्राइस में ना चेंज होना कहेंगे, इसी को परफेक्टली इलास्टिक होना कहेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि अब अगर हम परफेक्टली इलास्टिक को डिफाइन करना चाहें तो क्या हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज अ डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वेयर देयर इज नो चेंज इन प्राइस। बात समझ में आ रही है? यानी अगर प्राइस में कोई चेंज ना हो, अब इस फॉर्मूले को लिख देने से हम सारे की डेफिनेशन आराम से बना सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो आज मैं सिर्फ एक का डेफिनेशन बताया हूं, एक को किस तरीके से करना है मैंने बताया है। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम इन पांचों टाइप्स के बारे में आराम से बात करेंगे, विथ डेफिनेशन, विथ ग्राफ, विथ शेड्यूल। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप जरा इसका अगर मैं पहला बता दूं तो आप बाकी एक बार ट्राई करेंगे। कैसे? कि सर आपने कहा है कि ये इनफाइनाइट है, इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर जीरो है, और क्योंकि सर डिनोमिनेटर में प्राइस रिप्रेजेंट किया हुआ है तो यानी चेंज इन प्राइस जीरो है। अब सर आप ग्राफ बताए थे चैप्टर नंबर इसके पहले वाले में कि प्राइस को हम y एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं और क्वांटिटी को हम x एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं। और क्योंकि अभी आप परफेक्टली इलास्टिक में कहें कि प्राइस में कोई चेंज नहीं है, इसका मतलब अगर पहले कोई प्राइस P1 था तो OP1 प्राइस ही प्रिवेल करेगा हमेशा, क्वांटिटी कुछ भी हो। यानी कि मान लिया कि OQ1 क्वांटिटी पे OP1 प्राइस है, तो अब क्वांटिटी भले ही OQ2 हो जाए लेकिन प्राइस तो कांस्टेंट रहने वाली है। और प्राइस को कांस्टेंट रहता हुआ लाइन क्या दिखाएगा कि जब हम OQ1 क्वांटिटी पे थे तो भी प्राइस OP1 थी, जब OQ2 क्वांटिटी पे हैं तो भी प्राइस OP1 है। यानी ये पूरी तरीके से इनफाइनाइट वाली बात, डिनोमिनेटर जीरो होने की बात, चेंज इन प्राइस जीरो होने की बात इस ग्राफ में रिप्रेजेंट हो रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व का जो कर्व होता है, जो डिमांड कर्व होता है, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। वो क्या होता है? वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। बात समझ में आ गई? तो इस मैंने एक टाइप बताया, इस एक टाइप पे आप बाकी के 4 टाइप्स ट्राई करेंगे, और ट्राई करने के बाद जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम बाकी के 4 टाइप्स और इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी के साथ इस चैप्टर के जो डेफिनेशन और ये सब वाले पार्ट हैं उनको खत्म करेंगे। फिर इसके मेजरमेंट और कैलकुलेशन यहीं पे करेंगे। ठीक है ना? चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।